हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। जो आज की लास्ट सीरीज है, उसके बाद इसके जो 2016 से 2022 तक के सॉल्व पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, RH तत्व से क्या आशय है, स्पष्ट करें। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर में नए एंटीजन का पता लगाया जिसे RH तत्व कहते हैं। वास्तव में RH तत्व एक एंटीजन है। अब ये RH तत्व है क्या और रुधिर में इसका पता क्यों लगाया गया, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि किसी का भी ब्लड हो वो दूसरे मनुष्य में चढ़ जाता था, जैसे कि नीड होती थी तो बिना जांच किए कि ग्रुप कौन सा है ये चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। तो इसमें क्या होता था कि जो मरीज होते थे तो उनकी ज़्यादातर मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम ना होने की वजह से, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ये था कि हाँ ब्लड चढ़ना चाहिए, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, इनका पता लगाया कि ग्रुप 4 तरह के होते हैं। ए और बी होता है, ए और बी होता है और आपका ओ हो जाता है। इसमें ये भी बताया कि जो ए बी ग्रुप है तो ये सभी से ब्लड ले सकता है, यानी ये सर्वग्राही है। और ओ जिसका हो ग्रुप तो वो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि ये सर्वदाता है। तो इस तरह से अब क्या होता है, जब ब्लड चढ़ता है तो पहले जांच की जाती है, चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप है इस मनुष्य में, यानी जो मरीज है उसका ग्रुप कौन सा है, उसके बाद उसी ग्रुप का ब्लड चढ़ता है। तो ये चीज हो जाती है। उसके बारे में और जान लेते हैं। वास्तव में क्या है, RH तत्व एक एंटीजन है। RH तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बंदर से प्राप्त किया गया था। जिन व्यक्तियों में RH तत्व पाया जाता है उसे RH सहित, RH पॉजिटिव, तथा जिन व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है उसे RH रहित कहते हैं, यानी नेगेटिव कहते हैं। जब रुधिर किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसके RH तत्व की जांच कर ली जाती है। RH प्लस वाले को RH प्लस वाला रक्त तथा RH माइनस वाले को RH माइनस वाला रक्त चढ़ाया जाता है, यानी कि वही चीज हो गई कि जिसका जैसा होगा ग्रुप वैसे ही उसको चढ़ाया जाता है। रक्त आधान से क्या आशय है, रक्त आधान के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो रक्त आधान के बारे में समझ लेते हैं। रक्त आधान का तात्पर्य है रुधिर का चढ़ाना, अर्थात मरीज व्यक्ति को रुधिर की जरूरत है, उसके शरीर में उसी रक्त वर्ग को चढ़ाना रुधिर आधान हेतु रुधिर बैंक से भी लिया जाता है या किसी स्वस्थ व्यक्ति से लिया जाता है। रुधिर बैंक वह स्थल है जहां स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से रुधिर स्वेच्छा से रोगी व्यक्ति की सहायता हेतु एकत्रित किया जाता है। अब अपने शब्दों में इसे समझ लेते हैं। रक्त आधान क्या होता है, यानी रक्त आधान का तात्पर्य रुधिर का चढ़ना, अर्थात मरीज को रुधिर की जरूरत है, उसके लिए उसी रक्त वर्ग को चढ़ाना। यानी कोई मरीज है उसको ब्लड की जरूरत है तो उसी ग्रुप का ब्लड उसको चढ़ाना, वो क्या कहलाता है, तो रक्त आधान कहलाता है। और जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका जो ग्रुप होता है उसी को वो ब्लड मिलता है, यानी कि अगर O पॉजिटिव है, हालांकि देखिए O तो सभी को दे सकता है और AB जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है। A अगर ग्रुप है किसी का तो A ग्रुप वाला ही चढ़ेगा, अगर B ग्रुप किसी का है तो B ग्रुप वाला ही ब्लड चढ़ेगा। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाती हैं, यानी कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसी को वो चढ़ाया जाता है। और रुधिर बैंक की अगर बात की जाए तो जहाँ पे ब्लड रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ब्लड बैंक कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें कैंप भी लगाए जाते हैं ना, क्योंकि बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया होगा कि एक इतनी एज से इतनी एज तक के जो बंदे हैं तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक एज ऐसी होती है जिसमें ब्लड बढ़ता है, फिर एक एज ऐसी आती है जिसमें ब्लड जो शरीर में होता है तो वो बढ़ना कम कर देता है।
तो एक एज पे नहीं देना चाहिए, लेकिन एक एज ऐसी होती है कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नहीं, दान दिया, जितना भी आप दान दे वो कम है ना, तो ये दान ही होता है। लेकिन बस कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर वो अच्छी जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि क्या होता है, आपने तो डोनेट किया, मैं ये चीज़ मतलब उस तरह से नहीं कह रही हूँ, मैं एक नॉर्मली तरीके से कह रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ब्लड डोनेट किया, तो हम ये चाहिए उनको कि जिसको नीड है उसको वो ब्लड दे, लेकिन हमने तो इस नियत से कि दे दिया कि अगर जिसको नीड होगी उसको ये हमारा ब्लड मिलेगा, लेकिन क्या होता है उसको बहुत ही महंगा उसको बेचा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि जिसको नीड है उसी के लिए तो हमने दिया है ना, तो उसी को दे, लेकिन वो शायद गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ का औचित्य नहीं था, लेकिन एक चीज़ मन में आई तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि जब कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो यही एक उम्मीद होती है कि जिसको नीड है उस चीज़ की उसको मिल जाए। लेकिन खैर जैसा अब चल रहा है मामला तो उसी में थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन हम ही लोग क्या है, हम ही लोग थोड़ा सा अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो शायद ही जिसको नीड है उसको वो चीज़ें मिल जाए, है ना। तो चलते हैं, इसी में देख लेते हैं। रुधिर आधान के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति RH+ वाला है तो उसे RH+ वाला रुधिर, एवं यदि व्यक्ति RH- वाला है तो उसे RH- वाला रुधिर दिया जाए। रुधिर आधान के समय एंटीजन तथा एंटीबॉडीज के तालमेल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंटीजन A एवं एंटीबॉडी A, एंटीजन B एवं एंटीबॉडी B एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रुधिर नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर क्या है? रुधिर की संरचना तथा कार्य बताएं। रुधिर आप लोगों को सभी को पता है, ब्लड को कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ, ये तरल है। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। यह क्षारीय अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। मानव के शरीर में रक्त के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रुधिर की संरचना। रुधिर 2 वर्गों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पारदर्शी निर्जीव मैट्रिक्स होता है। यह रक्त का 55 से 60% भाग निर्मित करता है। प्लाज्मा लगभग 90 से 92% जल का बना होता है। शेष 8 से 10% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त के प्लाज्मा में 7 से 8% रक्त प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और प्रोथ्रोम्बिन आदि होते हैं। अब देख लेते हैं रुधिराणु रक्त का 45% भाग बनता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और आपका हो जाता है रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिराणु की अगर बात की जाए तो इसको देख लेते हैं। इसे इरिथ्रोसाइट्स या RBCs भी कहा जाता है। इसे रुधिराणु का 99% भाग निर्मित करता है। स्तनधारियों में लाल रुधिराणु गोल, चपटे, तश्तरी नुमा, केंद्र रहित एवं उभयावतल आकार के होते हैं। मनुष्य में ये औसतन 8 माइक्रोन व्यास के होते हैं। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होता है। श्वेत रुधिराणु की अगर बात की जाए तो श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स केंद्रक या WBCS भी कहा जाता है। ये रंगहीन, संख्या में कम तथा केंद्रक युक्त होते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु और कणिकामय श्वेत रुधिराणु के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो ये श्वेत रुधिराणु होते हैं जिसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एसिडोफिन्स, ये अम्लीय रंगों तथा इओसिन में अभिरंजित स्टेम होते हैं। इसका केंद्रक 2 स्पष्ट पिंडों में बटा होता है। बेसोफिल्स या क्षारीय रंगों जैसे मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। केंद्रक बड़ा तथा 2 या 3 भागों में विभक्त प्रतीत होता है। न्यूट्रोफिल्स, इसका केंद्रक 2 से 5 पिंडों में विभाजित होता है। कणिका रहित श्वेत रुधिराणु, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। कणिका रहित श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो लिम्फोसाइट्स
इसका केंद्रक गोल, बड़ा तथा एक और चिपका सा रहता है। इसका प्रमुख कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। मोनोसाइट्स, इसका केंद्रक बड़ा होता है। इसे भक्षक कोशिका कहा जाता है क्योंकि यह जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती है। रुधिर प्लेटलेट्स, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये अंडाकार, गोल या तश्तरीनुमा आकार के होते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के कारण चोट लगने या कट जाने पर रुधिर का धक्का बनता है। अब देख लेते हैं रुधिर के कार्य। ऑक्सीजन का संवहन करना, ये रुधिर का कार्य हो जाता है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन अंगों तक पहुंचाना, शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखना, शरीर को प्रतिरक्षी शक्ति प्रदान करना, रक्त स्कंदन करके रुधिर बहाव को रोकना, ये हो जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय का कार्य बताएं तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के ऊपरी चौड़े भाग के दोनों कक्ष दायां व बायां अलिंद तथा निचले नुकीले भाग के दोनों कक्ष को दायां बायां निलय कहा जाता है। हृदय कोमल पेशियों से बना एक अंग है जो वक्ष गुहा के डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेरिकार्डियम की झिल्ली पाई जाती है। हृदय में बाइस्पिड तथा ट्राइस्किप्स बाल पाए जाते हैं। रुधिर में संवहन के लिए धमनी तथा शिरा पाई जाती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा का रुधिर संवहन अपवाद होता है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है जबकि पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर का संवहन करती है। हृदय के कार्य, हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करते हैं। यह रुधिर को ग्रहण करके उसे दबाव के साथ अंगों की ओर प्रेषित करता है। यह नियमित रूप से चलता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को सिस्टोल तथा फैलने को डायस्टोल कहते हैं। हृदय में सिस्टोल तथा डायस्टोल अवस्था एक के बाद एक निरंतर आती रहती है जिससे रुधिर पंप होता रहता है। रुधिर तथा लसिका में अंतर बताएं। रुधिर तथा लसिका में अंतर, रुधिर तथा लसिका में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। रुधिर गहरे लाल रंग का होता है जबकि लसिका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। सेकेंड हो जाता है रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं जबकि लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। थर्ड हो जाता है रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जबकि लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। 4 हो जाता है रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है जबकि लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाया जाता है जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त संबंधित सामान्य रोगों को स्पष्ट करें। तो रक्त संबंधित सामान्य रोग हो जाते हैं रक्ताल्पता, यानी रक्ताल्पता का अर्थ है रक्त की कमी, यानी अल्प मात्रा में है, कम मात्रा में है ना। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कारणों से रक्त की कमी हो जाती है, इसे ही रक्ताल्पता कहा जाता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्ताल्पता कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से तात्पर्य है रुधिर की कमी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। और इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड आपका हो जाता है हंसियाकार रुधिराणु। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का लाल रुधिराणु हंसियाकार हो जाता है। यह अवस्था तब आती है जब रुधिर में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है या ये लाल रुधिराणु एवं इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवहन हेतु निरर्थक हो जाता है। अब समझ लेते हैं पोषण तल से आप क्या समझते हैं। तो पोषण तल को समझ लेते हैं। पारितंत्र के सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के लिए खाता है और स्वयं ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण तल खास श्रृंखला के क्रम को निर्धारित करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो एक जीव है वो दूसरे पर किस तरह से निर्भर करता है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में, ये मैं बहुत बार एग्जाम्पल बता चुकी हूँ और इसको आप लोग एकदम से माइंड में सेट ही कर ले क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, तो जो आपके पेड़ पौधे हो जाते हैं, जो आपके क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, ये आपके घास फूस है ना, मूली गाजर कुछ भी आप मान लें इसको, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, ये साग सब्जी, तो ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। मान लीजिए इनमें जो पोषक तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर कोई चीज़ है, वही बात की पलटावी विधि की, पलटने का,
कि जब एक चीज़ पलटी जाती है या किसी चीज़ में रखी जाती है तो वो कम हो जाती है। जैसे पानी ही आप ले लीजिए, एक गिलास से दूसरे गिलास में पलटेंगे तो 2-4 बूंदें रह जरूर जाती हैं। फिर उसके बाद तीसरे गिलास में पलटेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में रखा पानी, ठीक है ना, एक गिलास में किया, फिर एक गिलास से आपने क्या किया, अब दूसरे गिलास में आपने पानी डाल दिया, और दूसरे गिलास से आपने क्या किया, मैंने देखिए कई डिजाइन के गिलास बना दिए, तो तीसरे गिलास में, तो इसमें से कुछ बूंदे इसमें रह जाती हैं, सारा पानी आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें से कुछ बूंदे इसमें रह गए और उसके बाद इसमें आ गए। तो यही प्रक्रिया चलती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, इन पौधों को कौन खाता है, तो इन पौधों को खरगोश हो जाती, बकरी हो जाती, गाय हो जाती है, कीट पतंगे, ये सब खाते हैं ना। उसके बाद जो ये हो जाते हैं, ये क्या है, ये आपके उत्पादक हैं। इसमें का एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर बनता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि 110%, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये उत्पादक है। हरे पेड़ पौधे क्या है, तो उत्पादक हैं। अब जो इन पेड़ पौधों को खाता है वो कौन है, तो उपभोक्ता। कौन है, तो उपभोक्ता हो जाते हैं, है ना। उपभोक्ता है, ये प्रथम प्रकार के जो उपभोक्ता हैं ये शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, तो शाकाहारी होते हैं। अब इन शाकाहारी जो हैं जंतु, इनको कौन खाता है, तो इनको द्वितीय जो सेकेंड उपभोक्ता होता है वो खाता है, जो मांसाहारी होता है। जैसे इनको कौन खाता है भाई, गाय, भैंस और आपकी खरगोश, इनको कौन खाता है, तो इनको बड़े जानवर खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। अब ये जो सेकंड हो जाते हैं उपभोक्ता, अब थर्ड उपभोक्ता को, जो थर्ड उपभोक्ता होता है वो किसको खाता है, तो ये सेकेंड उपभोक्ता को खाता है। लेकिन शर्त ये भी है, अभी यहाँ पे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला भी बन जाएगी। कैसे बनेगी, तो शेर को अगर भोजन, जैसे तृतीय उपभोक्ता शेर है, ठीक है, बाज है, ये भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तृतीय उपभोक्ता कौन है, प्रथम उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है, और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से तो शेर और बाज, अब यहाँ पे खाद्य जाल बन जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला होती है जो सीधी चलती है, लेकिन जब खाद्य जाल बनता है तो क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि शेर को द्वितीय उपभोक्ता ही मिले, उसको तो भोजन करने से मतलब है। तो वो क्या करेगा, वो जो शाकाहारी जंतु उनको भी खा लेगा, है ना, शेर इनको भी खा लेगा। और बाज क्या करेगा कि जरूरी नहीं है वो द्वितीय उपभोक्ता का इंतजार करे कि जब द्वितीय उपभोक्ता आएगा तभी मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो इधर से भोजन अपना प्राप्त कर सकता है। यानी कि क्या है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल भी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उसको और भी ज्यादा डिटेल में चीजों को आपको समझा देंगे, जिससे एक क्लास में आपका पूरा एक निचोड़ हो जाएगा, मतलब पूरा एक पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन बताऊंगी और पूरा एक पार्ट तैयार होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को प्रथम पोषण तल प्राप्त होता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषण तल प्राप्त होता है, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषण तल प्राप्त होता है, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषण तल प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब वही जो अभी हमने ग्लास बनाया और उसमें बताया कि पानी इधर से डालो तो थोड़ा सा इसमें रह जाता है, फिर फर्स्ट में डालो, फर्स्ट में आप डालें, फर्स्ट से आप सेकेंड में डालेंगे तो थोड़ा सा रह जाएगा, फिर सेकेंड से आप थर्ड में डालेंगे तब थोड़ा सा रह जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती है, मतलब एनर्जी थोड़ी सी उसमें रह जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हो जाती है। और जो इसका पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो सदैव सीधा होता है। सीधा का मतलब इस तरह से पिरामिड होता है। मैंने देखिए कई क्वेश्चंस का निचोड़ इसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसमें ये घास फूस, ये घास जो है ये क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है ना। और उसके बाद क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये क्या है, घास फूस क्या है, तो उत्पादक है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन है, वो जैसे आपके खरगोश हो जाते हैं, है ना, मेढक हो जाता है, तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इनकी संख्या कम है, और जब द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो इनको खाते हैं तो इनकी संख्या थोड़ी और कम है। तो इसलिए क्या है कि ये पिरामिड सदैव सीधा बनता है। उसके बाद चलते हैं अहम पॉइंट की तरफ, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, इसको समझ लेते हैं। प्रथम पोषण तत्व, द्वितीय पोषण तत्व, द्वितीय उपभोक्ता तो तृतीय उपभोक्ता, तृतीय पोषण तत्व तो चतुर्थ पोषण तल। इस तरह से आप इस सारणी को भी देखिएगा और तैयार कर लीजिएगा। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर बताएं। देखिए अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में आपका ये सब हो गया था, लेकिन फिर भी हम किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं और अपनी भाषा में भी इसको समझ लेते हैं।
तो उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक जो आपके पेड़ पौधे, घास, ये सब हो जाती है, सब्जी है ना, ये आपकी ये क्या है, ये आपकी घास हो जाती है, ये सब घास हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये मूली, गाजर, इस तरह से ये सब क्या है, तो ये उत्पादक हैं आपके। और उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता जो इनको खाते हैं वो उपभोक्ता हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो, जब इसमें अंतर आप करें, पहले अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि जब आप अंतर करेंगे तो ये जो उत्पादक हैं आपके, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन उपभोक्ता क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि ये क्या करते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है ना, यानी ये स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता है ये क्या है, ये दूसरों पर निर्भर है कि भाई जो घास खाता है, भाई मैं तो मांसाहारी हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो घास को खाएगा फिर मैं उसको खाऊंगा, यही तो है। तो उत्पादक को जो खाता है वो उपभोक्ता होता है, यानी वो दूसरों पर डिपेंड है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उत्पादक में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है ना। सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? तो भोजन बनाता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उपभोक्ता में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, हालांकि सूर्य अपनी रोशनी सभी को देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। फिर उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं। अब वो उत्पादक जो है, वो पेड़ पौधे हैं, वो सभी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, यानी वो एक ही तरह के हो गए। लेकिन जो उपभोक्ता है वो कई प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता है जो साग सब्जी खा लेते हैं, यानी शाकाहारी कहलाते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? तो मांसाहारी आ जाते हैं, जो इनको खाते हैं, यानी उत्पादक को, उपभोक्ता को खाते हैं। उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। और प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? तो द्वितीय उपभोक्ता ने खाया। अब द्वितीय उपभोक्ता को किसने खाया? तो तृतीय उपभोक्ता ने खाया। और देखिए, याद करना भी आसान है, ऐसा तो है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप है कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। लेकिन जो प्रथम उपभोक्ता है वो आपका शाकाहारी ही होता है। उसके बाद जब उनको जो खाता है वो मांसाहारी हो जाता है। और सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता में कौन आता है? तो मनुष्य आ जाता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तो भाई सभी को खा लेता है, चींटी से लगा के हाथी तक सभी को खा लेता है। मैं सभी के लिए नहीं कह रही, मैं ये चीज जब भी आता है ये पॉइंट, तब भी मैं भाई बता देती हूँ कि मैं ये सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, खा लेता है मनुष्य, चींटी से लगा के हाथी तक सभी के, यहाँ तक सांप भी खाता है, हर चीज मनुष्य खा लेता है। लेकिन अलग अलग जगहों पर, भाई अपने यहाँ तो ये सब चीजें का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन अलग जगहों पर। एक जगह मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे सांप का बना हुआ भोजन, उसको बड़े चाव से लोग खाने जाते हैं कि आज भाई, आज पार्टी है तो इसलिए आज मैं वो भोजन करूंगा, आज मैं वो खाना खाऊंगा। तो इस तरह से मतलब इतना वहाँ का फेमस है। लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है कि आखिर वो भोजन खाया कहाँ जाता है और उस भोजन का नाम क्या है। क्योंकि एक भोजन होता है ना भाई, उसका नाम भी तो होता है। जैसे आपने दाल और चावल एक में मिला के बनाए तो उसको खिचड़ी कहेंगे, है ना। तो इसी तरह से उसका भी एक नाम है उस भोजन का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आखिर है कौन सा वो भोजन, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं और उपभोक्ता की श्रेणी क्या होती है और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होते हैं। उसके बाद है पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। देखिए, अभी ऊर्जा का प्रवाह जो मैंने अभी ग्लास का एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया, उसी से रिलेटेड हो जाता है। आप समझ लेते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक नहीं होता है। पारितंत्र में समस्त जीव एक दूसरे से भोजन के लिए संबंधित होते हैं। जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन बनाता है तो भोजन ऊर्जा के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होता है। जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता को स्थानांतरित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन बनाता है तो ऊर्जा द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता के शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से तृतीय उपभोक्ता की दिशा में संभव, न कि तृतीय उपभोक्ता से उत्पादक में संभव है ना। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक है। पारितंत्र में एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल को ऊर्जा पहुंचा रही है, परंतु कितनी ऊर्जा पहुंच रही है इसका जवाब लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। क्योंकि यही चीज की जब ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा एक से दूसरे में पहुंचती है तो पूरी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, कुछ प्रतिशत पहुंचती है, कुछ प्रतिशत नहीं पहुंचती है ना।
तो इसको भी लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने ये चीज को बारीकी से बताया कि कितनी ऊर्जा कितने में पहुंचती है। हम इस पर भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ऊर्जा का प्रवाह हो गया, तो जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग देखिए वहीं से भाई करनी पड़ती है। ये आप मत कहिएगा कि मैम बार बार एक ही चीज बताते हैं, लेकिन मैं एक चीज बार बार इसलिए बताती हूँ कि आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए और आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि किताबी भाषा अलग चीज होती है, लेकिन जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे फिर से वही चीजें बतानी पड़ेंगी और मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपका पिरामिड है, ठीक है ना, तो सीधा पिरामिड जो बना वो कौन सा सीधा पिरामिड बनता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये भी हमने डाल दिया है कि ये जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। देखिए सीधा मतलब चौड़ाई से ऊपर पतले की तरफ जाना, यानी कि ये सीधा बन रहा है। तो इसमें जो आपके उत्पादक हो जाते हैं, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये आपके पेड़ पौधे, घास फूस, साग सब्जी सब हो जाती है। तो इसमें 1000 kg अगर आपकी ऊर्जा है, कितनी है, 1000 kg ऊर्जा है, तो जब ये उत्पादक आप प्रथम प्रकार के जो उपभोक्ता हैं उनको ऊर्जा पहुंचाएगा, या आप ऐसे बोल लें उनको ऊर्जा मिलेगी इनसे, तो कितने मिलेगी, तो 100 kg मिलेगी। कितनी मिलेगी, 100 kg मिलेगी। यही कि यहाँ से चीज स्टार्ट हुई तो ज्यादा थी, पहुंचते पहुंचते वो चीज कम हो गई। अब जब प्रथम उपभोक्ता में ये हो गया और द्वितीय उपभोक्ता में पहुंचते पहुंचते वो कितना रह गया, तो जब ये देखिए आपका शाकाहारी हो जाता है, ये शाकाहारी तो है, जो साग सब्जी खाएं वो कौन होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। तो ये शाकाहारी में पहुंचे तो 100 kg रह गए। उसके बाद जब मांसाहारी में पहुंचे, लेकिन क्या है, मांसाहारी ये द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता है, इसमें पहुंचते पहुंचते कितनी रह गई, तो 10 kg रह गई। कितनी रह गई, तो 10 kg रह गई। वही चीज हो गई ना ग्लास वाली बात की, यहाँ पे था तो कम, फिर यहाँ पे था तो ज्यादा, फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो कम, उसके बाद तीसरे ग्लास में आया तो उससे कम, ऐसे तो हो गया ना, यही चीज चल रही है। उसके बाद 10 kg रह गया। अब क्या हुआ, शीर्ष मांसाहारी पे पहुंचा। जब शीर्ष मांसाहारी पे पहुंचा तो कितना बचा, तो बचा 1 kg। शीर्ष मांसाहारी पे पहुंचा तो कितना बचा, तो 1 kg बचा आपका। तो इस तरह से हो जाता है, आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आप जैसे जब साइंस का आप पेपर सॉल्व करें, हालांकि ये सब चीज़ें हम जब एग्ज़ाम एकदम करीब होंगे, अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम है, मगर इतना भी टाइम नहीं है कि आप लोग पढ़ाई में सुस्ती करें, इतना टाइम नहीं है, लेकिन इतना है कि अभी चीज़ों को ऐसे समझ लें। उसके बाद एक वीडियोस ऐसी लाएंगे जिसमें आप लोगों को किस तरह से लिखना है। हालांकि कॉपी का तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख भी चुके होंगे कि किस तरह से आप लोगों को कॉपी लिखनी है। हालांकि आप लोग 4th सेमेस्टर में आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार उसे ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हेडिंग्स डालनी है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से लिखना है। ये चीज़ का वीडियो तो मैं ला चुकी हूँ, लेकिन अब जो वीडियो आएगा आपका तो उसमें ये चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से आपको कितना करना है, कैसे करना है, और कैसे आपको 95+ नंबर गेन करने हैं, ठीक है ना। तो इसका वीडियो भी लाऊंगी और मैं हो सकता है तो ऑनलाइन में आऊँ आप लोगों के सामने और आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा प्रवाह का एक दिशात्मक, यानी अभी दिशात्मक हो गई कि पहले 1000, फिर उसके बाद 100 kg, फिर 10 kg, फिर 1 kg, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद लिंडमान का 10% नियम। लिंडमान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में पहुंचती है। यह ऊर्जा प्रथम पोषण स्तर के संपूर्ण ऊर्जा का 10% होती है। उदाहरण हेतु यदि उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो ऊर्जा उत्पादक की संपूर्ण ऊर्जा का 10% प्राथमिक उपभोक्ता के शरीर में पहुंच जाता है। इस नियम को आगे दिए हुए चित्र द्वारा समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से वही चीज बता दी गई है आपको, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका पिरामिड बना, किसका पिरामिड बना, तो ऊर्जा का पिरामिड। ये कैसा पिरामिड है ये भी ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। और जीव भार का अगर पिरामिड की बात की जाए तो उल्टा होता है। उल्टे का मतलब इस तरह से होता है। तो यही एक पिरामिड होता है जो आपका उल्टा होता है, यानी जीव भार का। आप जा से याद कर ले, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। जीव वो उल्टा,
उल्टा GU से आप याद कर लें। इस तरह से चीज़ें याद कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसका उल्टा बनता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आपका उत्पादक हो जाता है, यानी घास फूस पेड़ पौधे, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता जो इनको खाता है, द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाता है, और तृतीय उपभोक्ता जो इनको खाता है। यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं, उत्पादक जो है वो उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाता है। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरह से होता है, यदि उत्पादक के पास 1000 किलो कैलोरी यानी 1000 की कल ऊर्जा है, तो उत्पादक की ऊर्जा का 10% प्राथमिक ऊर्जा के शरीर में अर्थात 100 किलो कैलोरी ऊर्जा तक पहुंचेगी, यानी 1000 से 100 पे आ जाता है। और अगर 100 है तो कितने पे पहुंचेगा, तो 10 पे, यानी कि घटता रहता है। और जब 10 है तो 1 ही बचता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं। पिरामिड जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पिरामिड ही के बारे में बात कर रहे थे कि पिरामिड इस तरह से बनता है। कुछ पिरामिड सीधे बनते हैं, कुछ पिरामिड उल्टे बनते हैं, लेकिन जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट में बोलूँ, वेरी वेरी बोलूँ, जो भी बोलूँ कम है, ठीक है ना। तो जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। समझ लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता चार्ल्स एल्टन है। पारिस्थितिकी पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पारितंत्र के समस्त जीवों को, उसकी संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा को ग्राफीय निरूपण द्वारा समझाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो जीवभार किसका होता है, तो जीवभार का पिरामिड होता है। उसके बाद आपका हो जाता है जीव संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं जीवभार पिरामिड। तो जीवभार पिरामिड किसी परितंत्र में उपस्थित जीवधारियों के संपूर्ण शुष्क भार को उसको जीवभार पिरामिड कहा जाता है। जीवभार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जीवभार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, लेकिन अगर कहीं पे आपका ऑप्शन होता है सीधा होता है या उल्टा होता है तो आप उल्टा लिखेंगे, क्योंकि ये पेड़ से स्टार्ट होता है। पेड़ से क्यों स्टार्ट होता है हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा हो और आप कंफ्यूज हो गए हो कि सीधा और उल्टा दोनों चलता है। अगर ऑप्शन में सीधा होगा और दूसरे ऑप्शन में उल्टा होगा तो मैं सीधे पे टिक करूंगी या उल्टे पे या करूंगा, जो भी आप लोग हैं। तो मैं समझाती हूँ आपको कि ये उल्टा कैसे होता है। तो उल्टा इस तरह से होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका पेड़ हो जाता है। पेड़ पे बहुत से जीव वो रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। अब क्या करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को कौन खाता है, तो पक्षी खाते हैं। कौन खाते हैं, तो पक्षी खाते हैं। पक्षी संख्या में कम होते हैं, है ना, और इस पे जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप इसी तरह से तो पिरामिड बनाएंगे, यानी कि जो जीवभार का पिरामिड है वो उल्टा हो गया ना। और अब घटक, अब पक्षी ये इनको कौन खाएगा, तो अब घटक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका उल्टा पिरामिड बनता है। यहाँ पे ये देख लें आप, देखिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जीव संख्या पिरामिड। अब जीव संख्या पिरामिड की बात की जाए तो किसी पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवधारियों की संख्या को जीव संख्या पिरामिड कहते हैं, या सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। ऊर्जा पिरामिड किसी पारितंत्र के सभी जीवधारियों के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को पिरामिड कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अभी देखिए कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा बनता है, तो सदैव सीधा बनता है। इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है कि उल्टा भी बन जाता है, सीधा भी बन जाता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा बनता है, ठीक है ना। वो सदैव कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब की प्रक्रिया को समझाएं। तो विद्युत बल्ब की क्रियाविधि क्या है। विद्युत बल्ब की क्रियाविधि, विद्युत बल्ब में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है तथा प्रकाश देता है। इससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और हमने चित्र भी आप लोगों को बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को चित्र। आप चाहें तो एक प्रकार की सहायता से आप पहले इस तरह से बना सकते हैं। आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से बनाया जाए। फिर एक छोटा सा आप इसमें इस तरह से निकाल देते और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए इस तरह, और ये आप ऐसे कर सकते हैं तो बन सकता है। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जो कि देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे ही तो बल्ब होता है ना, ऐसे होता है। उसमें आप यहाँ पे ये टंगस्टन ये होता है और उसके बाद यहाँ पे फिलामेंट होता है। ये ऐसे तो कुछ होता है ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसका नामकरण आप कर सकते हैं। और ये जो होल्डर में नहीं खूंटी नहीं लगी होती हैं तो उनको वहाँ पे रोकती हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। हालांकि मैंने नामांकित चित्र बनाया है, आप पिछली वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो आराम से आप बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि चित्र जितने भी हैं उनको 2 से 3 बार आप बनाएं,
आपकी समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 40 वॉट 220 वोल्ट लिखा है, इसका क्या आशय है? तो किसी विद्युत बल्ब पर 40 वॉट 220 वोल्ट लिखे होने का आशय ये होता है कि 220 वोल्ट मेंस में लगाने पर इसमें प्रति घंटा 40 वोट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। इसका मतलब ये होता है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, तो 1 किलोवाट और बराबर घंटा, तो बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, तो 1 किलोवाट आप 1000 वाट, 1 किलोवाट तो 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो इनको आप गुणा कर दें, और इसको आप देखिए 10 की पावर 3 अगर आप इसका लासा लेंगे तो आपको, और ये भी आपको पता है 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10, तो आपका हो जाता है, एक आप इसमें से उठा लें और 3 जीरो आप लगा दें, तो देखिए 1000 बन गया। अब 60 गुणे 60 ये हो जाता है, ये सेकेंड में आपको निकालना है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 3 की पावर, ये आपका क्यूब हो जाता है, जूल हो जाता है, ठीक है ना। यानी इतना आपका आंसर आ जाता है 3.6 गुणे 10 की पावर 3 जूल, ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको 1 से 2 बार 3 बार आप लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि आपका एक पूरा ही सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, क्योंकि अब 4 सेमेस्टर है ना, 4 सेमेस्टर की मैथ। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपका जो अब मैथ के कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को अब आप लोगों का क्लास में लेके आऊँगी, जिसमें आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैथ के, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उनको भी मिस मत कीजिएगा उन क्लासेस को, क्योंकि उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आने लायक है, कि मतलब ये आते हैं इस तरह से। हालांकि मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, क्योंकि नंबर चेंज कर देते हैं बस, और तो कुछ नहीं, क्योंकि तरीका वही रहता है, सब चीज़ वही है, लेसन वही है, सब कुछ है। लेकिन उसमें जैसे मान लीजिए पहले निकलवाया उन्होंने 560 का, तो आज 562 कर दिया, इस तरह से चेंज कर देते हैं, सिर्फ नंबर चेंज करते हैं। लेकिन जब आपको तरीके पता हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। और मैथ का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से उसको बहुत बारीकी से, जो बारीकी की चीज़ें होती हैं उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे आप लोगों के। उसके बाद चलते हैं, एक चालक तार से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा बताएं। तो आपका हो जाता है यहाँ पे Q बराबर 150 कूलाम, जो आपका कूलाम है वो Q बराबर कितना है? तो 150 कूलाम है, और आवेश गुजरता है कितने? तो एक चालक तार। तो समय यहाँ पे क्या है कि कूलाम आवेश गुजरता है, चालक के बहने की धारा आप बताएं। तो T बराबर 0.1 मिनट अथवा 60 सेकेंड। तो I बराबर कितना हो गया? तो ये जो आपका सूत्र है I बराबर Q अपॉन T, तो यहाँ पे आप I बराबर 150/60, और इसको आप भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अतः 2.5 एम्पियर हो जाता है। किसी चालक तार का आवेश 150 कूलाम है, बताइए कि कितने समय में 30 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे जो आपका कूलाम है तो ये आपका Q हो जाता है, ठीक है ना, और समय पूछ रहे हैं तो ये आपका T हो जाता है, और 30 एम्पियर तो ये आपका I हो जाता है। अब आप सूत्र इसमें लगा दें, I बराबर Q अपॉन T, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, या T बराबर I अपॉन Q। यहाँ पे 150 है तो आप 150 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, जितना आपसे पूछा गया वही तो आप लिखेंगे। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको जब भाग करेंगे तो जो बड़ी संख्या, जो ऊपर की संख्या होती है उसी को तो अंदर लिया जाता है ना, तो इस तरह से आप भाग करेंगे, और जो आपका 150 है तो उसको क्या करेंगे? तो बाहर करेंगे। अब ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है? पॉइंट लगाना है, जीरो बढ़ाना है, और पॉइंट से पहले भी जीरो लगाया जाता है ना, क्योंकि पॉइंट को खाली नहीं छोड़ा जाता है। फिर 150 दूना 300, तो 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 300 यानी 300 और इसमें से कुछ नहीं, तो कितना आंसर आपका आया? तो 0.2 इतना। तो T बराबर कितना हो गया? 0.2 सेकेंड हो जाता है। एक चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 3, 7 तथा 10 ओम है, ये प्रतिरोधी श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध बताए। तो R1 3 है, कितना है? देखिए R1 क्या है?
तो R1 3 है, R2 7 है, यहाँ पे सारे नंबर आपको मिल जाएंगे और R3 आपका 10 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका और पूछ क्या रहे हैं आपसे, देख लेते हैं। ये प्रतिरोध श्रेणियों क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध R आपको निकालना है। सूत्र श्रेणी क्रम में अब आपको सूत्र में इसको कर देना है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनको आपको सब प्लस कर देना है, तो R1 का मान 3 था और R2 का मान 7 था और R3 का मान 10 था। अब इसको आपने एक में प्लस कर दिया तो 20 बन जाता है, तो R बराबर 20 ओम बराबर 20 ओम तुल्य प्रतिरोध, आपका 20 आंसर आ जाता है। ओम तथा 10 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में संयुक्त है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताएं। तो इसमें R1 पूछ रहे हैं, तो R1 बराबर 5, R2 बराबर 10 और R ही तो पूछ रहे हैं ना, तो R ही आपको निकालना है। तो R1 बराबर R1 प्लस 1/R2 ये हो जाता है, और 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10। अब इसमें आपने क्या क्या इसका लासा ले लिया, और आपका ये जब लासा लेना तो आप लोग जानते हैं। अगर जैसे किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से आप लोगों को बता देंगे कि ये चीज़ नहीं समझ में है। मैं तो यही समझ रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लासा ले लिया, उसके बाद इसको आपने प्लस कर दिया, तो 3/10 ये आपका आ गया, और इससे आपने इसको भाग कर दिया। भाग भी आप जानते हैं कि किस तरह से भाग किया जाता है, जो ऊपर की संख्या होती है वो अंदर जाती है और जो नीचे की संख्या होती है वो बाहर होती है, और इससे भाग कर दिया जाता है, यानी 3.3 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताएं। तो हीमोग्लोबिन वह पदार्थ है जिसमें रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन यह टीम का संबंध रंगा पदार्थ अर्थात आयरन से है, और ग्लोबिन का संबंध ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। किसके कारण, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या क्या हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण प्राणियों का रुधिर लाल होता है। इसी के कारण तो जो हमारा ब्लड है यानी खून है वो कैसा है, तो लाल रंग का है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब आज की सीरीज का देखिए, अभी कई क्वेश्चन हैं, अभी आपके 2 क्वेश्चन लगभग बाकी हैं, नहीं एक ही है शायद, देख ले, हाँ 2 क्वेश्चन हैं आपके, 2 क्वेश्चन, और ये लास्ट सेकंड है। उसके बाद की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताई गई, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी क्लास पे टाइम दीजिएगा। विद्युत धारा प्रतिरोध तथा विभव एवं विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह चालक तार में होता है। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। I बराबर Q/T, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। मात्रक इसका क्या है, एम्पियर या कूलाम सेकेंड होता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में हुए अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, मात्रक ओम हो जाता है। और विभव अंतर में एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक वोल्ट हो जाता है। विभवांतर किसी चालक के 2 बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने से 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। या किसी चालक में 2 बिंदुओं के मध्य का विभवांतर इस बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य के समांतर होता है। विभवांतर बराबर कार्य W बटे आवेश Q, मात्रक वोल्ट। अब यहाँ पे एड्स के विषाणु यानी HIV का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। जो चित्र वाइज हैं आपके बहुत ही पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत टफ है। इस तरह से आप एक सर्किल बनाएंगे, अंडाकार सर्किल ऐसे बना के, और उसके बाद इसमें ये जैसे मोतियों टाइप में नहीं रखे हुए हैं, ये सब मिला के ये रख देंगे, और उसके बाद इस तरह से आप बना लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये बन रहा है। फिर उसके बाद ये आपको तो पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि वर्क आपको किससे करना है, तो पेंसिल से एग्जाम में करना रहता है ना।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें कि किससे बनेगा, ये इतना डार्क बना हुआ है तो ऐसा तो नहीं कलर यूज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पेंसिल से इसको अच्छे से बनाइएगा। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अभी थोड़ा सा टाइम है बाद में स्टडी कर लेंगे स्कीम आने के बाद, तो ऐसा नहीं है। स्कीम आने के बाद स्टडी नहीं, सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले स्टडी करें, उसकी अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद जब स्कीम आए उसके बाद आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करें, और जो आपके क्लास होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास उनको अटेंड करें। थैंक यू।